अच्छा जी, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लारावेल की प्लेलिस्ट। एक लारावेल का कंप्लीट कोर्स जिसमें हम टॉप टू बॉटम सारी चीजें सीखेंगे। जिसमें लारावेल है क्या, लारावेल बेसिकली करता क्या है, और लारावेल पे हम प्रोजेक्ट किस तरह बना सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं व्हाट इज लारावेल। तो लारावेल है क्या? तो लारावेल इज एन ओपन सोर्स पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। अगर मैं प्री रिक्वेस्ट की बात करूं कि आपको लारावेल सीखने से पहले क्या क्या आना चाहिए, तो भाई आपको पीएचपी के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज पीएचपी, और पीएचपी पे वर्किंग आनी चाहिए। दूसरा, माइस्क्यूएल के बारे में पता होना चाहिए और उसके ऊपर वर्किंग आनी चाहिए। मैं अपनी चैनल पे ऑलरेडी पीएचपी और माइस्क्यूएल की भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूं। तो आपको अगर पीएचपी या माइस्क्यूएल के ऊपर नहीं आता या नहीं पता उसके बारे में, तो आप उसमें से जाके पहले उसकी थोड़ी सी हाउ नो ले लें, थोड़ी सी नॉलेज उसमें से ले लें। देन फिर लारावेल के कोर्स के ऊपर जंप करें। ठीक है, तो देखते हैं भाई लारावेल क्या है। लारावेल इज एन ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क। पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है लारावेल। इट फॉलोज द एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न। मॉडल व्यू कंट्रोलर, अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। क्रिएटेड बाय टेलर ऑटवेल इन 2011, यानी 2011 में टेलर ऑटवेल ने ये पीएचपी के जरिए बनाया था लारावेल फ्रेमवर्क। डिजाइन टू मेक वेब डेवलपमेंट इजियर, फास्टर एंड मोर एलिगेंट। बस जाहिर सी बात है, जब हमारे पास पीएचपी है और पीएचपी हमारी वेब डेवलपमेंट करने में हमारी मदद कर रही है, हमारी वेब एप्लीकेशन बना रही है, तो लारावेल की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई लारावेल इसलिए बनाई गई ताकि आपकी डेवलपमेंट को इजियर, आसान बनाया जा सके, फास्टर, तेज बनाया जा सके, और मोर एलिगेंट और बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। फोकसेस ऑन डेवलपर प्रोडक्टिविटी, क्लीन कोड एंड पावरफुल टूल्स। और इस लारावेल को बनाते वक्त किस चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी गई है कि भाई प्रोडक्टिविटी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकें। क्लीन कोड, आपका कोड क्लीन हो, यानी आपका जो आर्किटेक्चरल फोल्डर्स वगैरह होते हैं और बाकी सारे फाइल्स वगैरह होती हैं वो पीएचपी में हमें खुद बनानी होती हैं सारी, लेकिन यहाँ पे आपको वो सारी चीजें बनी हुई मिलती हैं। और पावरफुल टूल्स, यानी इसमें प्लगइन्स और एक्सटेंशंस भी होते हैं जो कि हम यूज करके वेब डेवलपमेंट को वेबसाइट को बनाते हैं, एप्लीकेशंस को बनाते हैं इजीली और एक्यूरेटली। व्हाट इज एमवीसी? तो जहां तक बात है एमवीसी की, भाई एमवीसी क्या है? तो मॉडल, एम फॉर मॉडल, थिंक ऑफ इट एज योर डेटा मैनेजर। अगर आप मॉडल को दो सोचो, तो ये आपका डेटा मैनेजर है जिसका काम क्या है? डेटा को मैनेज करना। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्लॉग, द मॉडल हैंडल्स पोस्ट, कमेंट्स, यूजर्स एक्सेट्रा। यानी अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, अगर ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो मॉडल है वो क्या करेगा? वो आपके पोस्ट, कमेंट्स और यूजर जो उस ब्लॉग पे आ रहे हैं या उस ब्लॉग को क्रिएट करने वाला यूजर, इन सारी चीजों को हैंडल कौन करेगा? मेरा मॉडल। तो मॉडल इज अ डेटा मैनेजर जो डेटा के आने और जाने का ख्याल रखेगा। व्यू, एम के बाद क्या है? वी, वी फॉर व्यू। व्यू यहाँ पे क्या है? दिस इज व्हाट द यूजर सीज। यूजर जो देख रहा है वो उसका व्यू है। सही है। जो स्क्रीन्स होंगी हमारे वेब एप्लीकेशन की वो सारी किसमें बनेंगी? व्यू में बनेंगी। तो एग्जाम्पल, द डिजाइन लेआउट ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट पेज। जो आपकी ब्लॉग पोस्ट का जो पेज है उसके जितने भी डिजाइन और लेआउट है वो सारा कहां पर है? व्यू के पास है। और लास्ट में हमारे पास कंट्रोलर, यानी सी, द मिडल मैन बिटवीन व्यू एंड मॉडल। व्यू और मॉडल, यानी मॉडल आपका डेटा मैनेजर जहां से डेटा मैनेज हो रहा है, व्यू जहां पे वो व्यू कर रहा है यानी देख रहा है। कंट्रोलर क्या कर रहा है कि मेरे डेटा को कब, कहां और कैसे दिखाना है ये डिसाइड कर रहा है। कब और कैसे? मॉडल के थ्रू। और कहां? व्यू में। वो कौन बता रहा है? हमारा मिडल मैन यानी हमारा कंट्रोलर। इट डिसाइड व्हाट डेटा टू गेट एंड विच पेज टू शो। कौन सा डेटा लेना है और कहां शो कराना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा कंट्रोलर। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें एक रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमारे पास एक स्टोर रूम है, एक शेफ है, एक वेटर है और एक पर्सन यानी हमारा क्लाइंट है। सही है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टोर रूम है वो हमारा डेटा मैनेजर है, यानी जहां पे मेरा सारा डेटा रखा हुआ है। सही है। शेफ कौन? जो कि मेरे खाने वगैरह बना रहा है। कहां से? मेरे स्टोर रूम में से इंग्रेडिएंट्स लेकर और उसको प्रिपेयर कर रहा है। और किसको दे रहा है? वेटर को दे रहा है। वेटर का काम क्या है?
वेटर का काम क्या है? उस खाने को क्लाइंट तक पहुंचाना, और क्या लेकर जाना है और कहाँ लेके जाना है, जैसे किस टेबल पे कौन सा खाना लेके जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? वेटर डिसाइड करेगा। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं बिल्कुल सेम लोकेशन पे ही एमवीसी को, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यानी हमारा डेटाबेस जहां पे मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जहां पे मेरा सारा डेटा रखा हुआ है, मेरा मॉडल यानी मेरा शेफ जो उस डेटा को लाने और ले जाने का काम कर रहा है डेटाबेस से। मेरा मॉडल डायरेक्टली कनेक्ट किससे? डेटाबेस से। मॉडल और व्यू के दरमियान कौन है? मेरा कंट्रोलर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि क्या चीज लेकर जानी है कहां पर, क्या चीज लेकर जानी है और कहां शो करवानी है, व्हाट टू गेट और वेयर टू शो। ये कौन डिसाइड कर रहा है? मेरा कंट्रोलर। और ये व्यू कौन देखेगा? फिर मेरा यूजर देखेगा। तो ये पूरा एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, जिसके थ्रू मैं अब सारा काम इसी आर्किटेक्चर के बिहाफ पे करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी फोल्डर कहीं पे भी बना दूं, बल्कि अब सारा काम मैं इस आर्किटेक्चर के ऊपर परफॉर्म करने वाला हूं। वाई यूज एमवीसी आर्किटेक्चर? हम एमवीसी आर्किटेक्चर क्यों यूज करते हैं? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कीप द डेटा मॉडल यूआई व्यू एंड लॉजिक कंट्रोलर सेपरेट। हम इन तीनों चीजों को सेपरेटली बना रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि हमारा जो कोर्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, जो एक झुरमुट बन जाता है, एक पूरा झमगट्टा लग जाता है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर आर्किटेक्चर, एक अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग फोल्डर्स बना दिए गए हैं, ताकि आप उधर वहां पे अपनी सारी चीजों को स्टोर करवा सको। मेक द कोड क्लीनर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। अब जैसे होता है, अगर मुझे कोई डेटा को लाने और कहीं पे शो कराने की बात तो होगी, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा? कंट्रोलर में। अगर मैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी की बात करूंगा, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा मॉडल में। और अगर मैं यूजर को कोई पेज शो कराने की बात करूंगा, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा कहाँ पे? व्यू में। मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है और मेरा कोड कहाँ से मिलेगा मुझे। इजियर टू मैनेज एंड मेंटेन। इसको मेंटेन करना और मैनेज करना क्या है? आसान है। ठीक है। ईच कंपोनेंट कैन बी अपडेटेड और डीबग इंडिपेंडेंटली। हर कंपोनेंट अपने हिसाब से अलग से डीबग भी खुद होता है और मेंटेन भी खुद होता है, अपडेट भी खुद होता है। आइडियल फॉर लार्ज एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। लारावेल बड़ी एप्लीकेशंस, यानी जो बहुत ज्यादा एडवांस और बड़ी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होती हैं। लाइक अगर मैं छोटी सी बात करूं कि हमारा पीओएस सिस्टम जो हमारी बड़ी बड़ी स्टोर्स में चलता है, लाइक इम्तियाज और वॉलमार्ट, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसे मार्केट्स हैं, उनके पास एक बड़ा मॉडल होता है, एक बड़ा डेटाबेस होता है। वहां के लिए लारावेल ज्यादा सुटेबल है, ताकि उसका लार्ज डेटा, लार्ज प्रोडक्टिविटी वहां पे ये परफॉर्म करवा सके बगैर किसी लेकनेस के और स्पीड में। सही है। टीम कोलैबोरेशन फ्रेंडली। भाई इसमें टीम कोलैबोरेशन आसान हो जाती है। फ्रंट एंड डेवलपर कैन वर्क ऑन व्यूज, बैक एंड डेवलपर कैन फोकस ऑन मॉडल एंड कंट्रोलर इन पैरेलल। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं पीएचपी के प्रोजेक्ट की बात करूं, तो अब एक ही पीएचपी की फाइल है, जिसके अंदर आप व्यू भी बना रहे हो, जिसके अंदर आप बैकएंड भी कर रहे हो, जिसके अंदर आप डेटाबेस भी कनेक्ट कर रहे हो। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं 3 बंदों की टीम बना भी दूं, तो अगर वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तीनों का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही फाइल है जिसके अंदर व्यू भी बन रहा है, यानी फॉर्म अगर बना रहे हो तो फॉर्म भी उसी में बनेगा, फॉर्म कनेक्ट भी उसी में ही होगा, फॉर्म की जो स्क्रिप्ट लगेगी वो भी उसी में लग रही थी। लेकिन यहाँ पे हर चीज अलग अलग है। अब अगर फ्रंट एंड की बात करें, फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको अगर पेज डिजाइन करना है, तो मैं बोलूंगा भाई अपने व्यू का फोल्डर पकड़ो और अपना डिजाइनिंग शुरू कर दो। जो बैक एंड डेवलपर है, जिसका काम डेटाबेस में डेटा को लेके जाना हो, वहां से डेटा लाना है, वो सिर्फ किस पे काम करेगा? मॉडल और कंट्रोलर पे। मॉडल से डेटाबेस से डेटा लाएगा और कंट्रोलर के जरिए उसको बताएगा कि उस डेटा का करना क्या है। व्यू ऑलरेडी बना हुआ है आपका। व्यू कौन बना रहा है? फ्रंट एंड। तो आपका काम को डिवाइड करना आसान हो जाता है कहां पर? लारावेल में। ठीक है। अच्छा भी, कोड रीयूजेबिलिटी। हम कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी कोड बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है जब जब आपके लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो। वजह क्योंकि आपको अगर एक कोड, सेम कोड आपको बार बार लिखना पड़े, तो आपकी स्पेस भी गिरता है, ऑक्यूपाई होता है, और आपकी एप्लीकेशन भी स्लो होती है। तो आपकी यहाँ पे इससे भी फायदा है, फास्टर डेवलपमेंट। इसकी डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। जितनी भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो स्पीड अप कर देती है डेवलपमेंट को, स्पेशली इन फ्रेमवर्क लाइक लारावेल। फ्रेमवर्क आपकी डेवलपमेंट को स्पीड अप कर देता है, क्योंकि ये सारा काम इसमें ज्यादा प्लगइन्स के थ्रू हो रहा होता है और काफी फास्ट होता है। और इजियर टेस्टिंग। टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बिकम सिंपल एंड एफिशिएंट। आप हर कंपोनेंट को अलग से टेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका सिंपल और एफिशिएंटली
काम करता है। पॉपुलर एमवीसी फ्रेमवर्क, जो पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं उनके नाम क्या है भाई? पीएचपी के फ्रेमवर्क जो है, जो पॉपुलर है वो लारावेल है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद सिम्फोनी है जो फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स के साथ काम करता है। जावास्क्रिप्ट के जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं वो एक्सप्रेस डॉट जेएस है, जो ज्यादातर हमारे पास एपीआईस वगैरह में काम करता है। और नेक्स्ट डॉट जेएस है, जो कि आपके एमवीसी लाइक स्ट्रक्चर पे काम करता है। ये सारे एमवीसी फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, जो एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जो एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। पाइथन में जो एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करता है वो डिजेंगो है। डिजेंगो बेसिकली एमटीवी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, मॉडल टेम्पलेट व्यू, जो कि बिल्कुल सिमिलर है किससे? एमवीसी के। सही है, मॉडल व्यू कंट्रोलर के। और फ्लास्क जो कि माइक्रो फ्रेमवर्क है, जो कि उसको भी इसी तरह बनाया गया है कि वो एमवीसी के ऊपर काम करे विद एक्सटेंशंस, दूसरों के एक्सटेंशंस के साथ। उसके बाद हमारे पास जावा है, जिसके अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग एमवीसी, जो कि एमवीसी फ्रेमवर्क पे काम करता है, आर्किटेक्चर पे काम करता है। जेएसएफ है, जावा सर्वर फेसेस। डॉट नेट में सी शार्प है, जो कि एमवीसी के ऊपर काम करता है। एएसपी डॉट नेट, इसकी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इसका भी कोर्स इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे अपने चैनल में। और बाद में हमारे पास लास्ट में रूबी है, रूबी ऑन रेल्स, जो कि कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन फॉलो एमवीसी स्ट्रिक्टली। तो ये सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं, ये सारे वो एप्लीकेशंस हैं, वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सही है, तो एमवीसी स्ट्रक्चर आपने अगर लारावेल में सीख लिया तो आपको ये सारी एप्लीकेशन पे काम करना आसान हो जाएगा। इनके सिंटैक्स चेंज होंगे, लेकिन जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम होगा, क्योंकि एमवीसी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा कि मॉडल डेटाबेस से कनेक्ट होगा, व्यू हमारे यूजर इंटरफेस होगा, और कंट्रोलर इन दोनों के दरमियान का एक मिडलमैन होगा, जो कि ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। आते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क। प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क होते क्या है? अ प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ प्री रिटन कोड, टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट हेल्प डेवलपर्स बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क होते क्या है? प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क वो कोड होता है जो कि पहले से लिखा गया कोड होता है, उसके अंदर लाइब्रेरीज भी होती हैं, उसके अंदर दूसरे प्लगइन्स भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं, जो कि आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, कि हम यहाँ पे जब पीएचपी में कोई चीज इंसर्ट करनी थी, तो हम पूरी एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे होते थे। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कॉलम के नेम्स, वैल्यू, उसके अंदर वैल्यूज डिफाइन करते थे। फ्रेमवर्क में मुझे क्यूरीज नहीं लिखनी है, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री रिटन कोड होगा, जो कि एक मेथड की सूरत में होगा। मैं सिर्फ लिखूंगा क्रिएट, और वहां पे जो वैल्यूज जानी होंगी वो वैल्यूज बता दूंगा, और ऑटोमेटिकली मेरी वो वैल्यूज वहां पर चली जाएंगी। मुझे पूरी पूरी क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरा काम आसान हो गया और फास्ट हो गया। तो फ्रेमवर्क्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। की पॉइंट्स, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइन फॉर राइटिंग कोड। फ्रेमवर्क के मुताबिक हमें काम करना होता है, ना कि फ्रेमवर्क हमारे मुताबिक काम करे। इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है और गाइडलाइन होती है, हमें उसको फॉलो करना होता है। हैंडल कॉमन टास्क लाइक राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस इंटरेक्शन। जितने भी के कॉमन टास्क हैं, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस और इंटरेक्शन, ये सारे फॉलो करने होते हैं। सेव टाइम बाय रिड्यूसिंग द नीड टू राइट रिपीटेटिव और बॉयलर प्लेट कोड। इसकी मदद से, फ्रेमवर्क की मदद से हमें बॉयलर प्लेट को बार बार नहीं लिख दोहराना पड़ता, या जो रिपीटेटिव कोड होते हैं उनको बार बार नहीं लिखना पड़ता, जिससे हमारा टाइम सेव होता है और हमारी एप्लीकेशन का जो साइज है वो कम होता है। इंश्योर बेटर सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड। इसकी फ्रेमवर्क की मदद से हमारी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मेंटेन हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसको स्केलेबल भी बना सकते हैं, और साथ में सिक्योर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट, वाई चूज लारावेल? लारावेल ही क्यों? हमारे पास और भी फ्रेमवर्क्स हैं, तो लारावेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं भाई। रैपिड डेवलपमेंट, लारावेल प्रोवाइड्स बिल्ट इन टूल्स एंड फीचर दैट स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस। लारावेल आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फीचर्स, जिससे आप अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो। एलिगेंट सिंटैक्स, क्लीन, रीडेबल एंड एक्सप्रेसिव पीएचपी कोड मेक्स इट इजियर टू राइट एंड मेंटेन एप्लीकेशन। अब फॉर एग्जांपल, सीधी सी बात है, मैंने जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज बात कही कि आपके जो रेलेवेंट नेम होते हैं चीजों के, वो बहुत ज्यादा काम को आसान करने में मदद करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, अगर नेम का वेरिएबल बना दूं मैं एक, सही है, और उसके अंदर नेम को स्टोर करा दूं, तो वेरिएबल जो नेम का है, तो मुझे पता होगा कि नेम के वेरिएबल में कोई ना किसी बंदे का नाम ही होगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल का नाम रखूं ए या बी, तो क्या कोई बंदा उस वेरिएबल को देख के ये पहचान सकता है कि इसके अंदर क्या चीज है? नहीं पहचान सकता। तो लारावेल में बहुत ज्यादा ही क्लीन,
रीडेबल एंड एक्सप्रेसिव पीएचपी कोड्स हैं, यानी कि उसमें जो पीएचपी का सारा काम हो रहा है वो उन्होंने उसी रिलेटिवली रिलेवेंट सिंटेक्स में रखा है, ताकि डेवलपर को आसानी हो वो चीज समझ के उसको अप्लाई करने में। मतलब इसको आपको सीखने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपने पीएचपी के ऊपर काम किया हुआ है तो आप इसके ऊपर बहुत जल्दी कमांड हासिल कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर देखेंगे किस तरह करते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, लारावेल बहुत ज्यादा सिक्योर एप्लीकेशन बनाता है और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का बहुत ज्यादा सिक्योर है। लारावेल हैज बिल्ट इन सपोर्ट फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट लाइक सीएसआरएफ एंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये इन सब के ऊपर बिल्ट इन सपोर्ट देता है आपको, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सको। Artisan CLI, a powerful command line interface that automates repetitive coding tasks like creating controllers, migration and more. हमारे पास एक Artisan CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस Artisan का, जिसके थ्रू हमें जब कोई चीज कंट्रोलर माइग्रेशंस वगैरह बनानी होंगी तो हम उसके थ्रू बनाएंगे, जो कि हम आगे अपनी लेक्चर्स में देखने वाले हैं। बेनिफिट्स ही चल रहे हैं तो भाई आगे देखते हैं। भाई मॉड्यूलर पैकेजिंग, हमारे पास मॉड्यूलर पैकेजिंग इजीली इंटीग्रेट थर्ड पार्टी पैकेजेस और बिल्ड रीयूजेबल मॉड्यूल्स फॉर योर ओन एप्लीकेशन। आप अपने लिए खुद के पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो और दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पैकेजेस भी यूज कर सकते हो। लारावेल अलाउ करता है आपको। एलिक्वेंट ओआरएम, एलिक्वेंट ओआरएम बहुत ज्यादा पावरफुल आपका एक मेथड है, जिसके थ्रू आप सिंप्लीफाई डेटाबेस ऑपरेशन विद अ ब्यूटीफुल एंड इंट्यूटिव एक्टिव रिकॉर्ड इंप्लीमेंटेशन। बहुत इजीली तरीके से आप अपने डेटाबेस से बातें कर सकते हो, यानी उसे डेटा लाना और ले जाना कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ब्लेड टेम्पलेट इंजन, लारावेल में एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन यानी अपने व्यू को क्रिएट करेंगे, जिससे हमारे व्यू बहुत इजीली, बहुत आसानी से और बहुत स्पीडली बनेंगे। मतलब हमें एक कोड को बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसकी वजह से? ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन की वजह से। राउटिंग सिस्टम, हमारा लारावेल राउटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को बता सकें कि क्या चीज क्या लिखने पर कहाँ जाना चाहिए। तो क्लीन एंड फ्लेक्सिबल राउट डेफिनेशन सपोर्टिंग रेस्टफुल डिजाइन। ठीक है। लार्ज कम्युनिटी, स्ट्रॉन्गर डेवलपर सपोर्ट, लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, पैकेजेस एंड अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम। यानी लारावेल पे अगर आप काम शुरू करते हो तो आपको इजीली इसके जो एरर्स है या आपको कोई भी मसला आता है तो आपको इजीली डेवलपर्स और आपको ऐसे फॉरम्स मिल जाएंगे जहां पे आप अपने एरर का सॉल्यूशंस देख सकते हो। क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं फंस जाऊं या फिर कहीं पे मैं प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसको कहाँ से जाके सॉल्व कर सकता हूँ। तो लारावेल हैज अ बिग कम्युनिटी फॉर देयर डेवलपर सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है व्हाट इज अ कंपोजर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंपोजर की, क्योंकि यहाँ पे हमें लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए एक पैकेज मैनेजर की जरूरत है जिसका नाम है कंपोजर। तो कंपोजर इज अ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल फॉर पीएचपी। ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है किसके लिए? पीएचपी के लिए। इट हेल्प्स यू इंस्टॉल, अपडेट एंड मैनेज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यानी पैकेजेस दैट योर प्रोजेक्ट नीड्स। कंपोजर मेरी मदद करेगा उन लाइब्रेरीज, उन पैकेजेस को डाउनलोड, अपडेट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो कि मेरी एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। की पॉइंट्स क्या है भाई? ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पैकेजेस लाइब्रेरीज योर प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन। जो आपके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड, मतलब जो जो लाइब्रेरीज और पैकेजेस की आपके प्रोजेक्ट को जरूरत है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सही है। मेक इट इजी टू इंटीग्रेट टूल्स लाइक लारावेल, पीएचपी यूनिट और गजल। आप इस टाइप के टूल्स वगैरह बहुत इजीली इंटीग्रेट करा सकते हो। मैनेज वर्जन एंड अपडेट्स ऑफ योर पैकेजेस, आपके पैकेजेस की अपडेट और वर्जन्स को भी अपने पास स्टोर करता है। क्रिएट अ वेंडर फोल्डर वेयर ऑल डिपेंडेंसीज आर स्टोर्ड। एक वेंडर यानी एक फोल्डर क्रिएट कर देता है जहां पे आपकी जितने भी डिपेंडेंसीज हैं यानी पैकेजेस हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। यूजेस अ कंपोजर डॉट जेसन फाइल टू कीप ट्रैक ऑफ रिक्वायर्ड पैकेजेस। यानी जब ये कंपोजर आपके एप्लीकेशन में पैकेजेस इंस्टॉल करता है तो उसकी एक जेसन फाइल भी बना लेता है जिसमें तमाम पैकेजेस का नाम भी लिखा होता है, ताकि अगर देखना हो कि मेरे एप्लीकेशन में कौन कौन से पैकेजेस चल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, तो वहां से आप जाके ट्रैक कर सकते हो। हाउ टू इंस्टॉल लारावेल। तो भाई लारावेल इंस्टॉल करने के लिए आपको अब बात करते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो थ्योरी थी। अब देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए? पीएचपी वर्जन 8.1 और हायर। पीएचपी का वर्जन आपको 8.1 और हायर चाहिए। मैं सीधे से कहूंगा कि आपको पीएचपी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जैम्प इंस्टॉल कर लें लेटेस्ट वर्जन का।
अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट वर्जन आपके पास कौन सा चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैम इंस्टॉल। तो यहाँ पे डाउनलोड जैम की वेबसाइट आ जाएगी और डाउनलोड जैम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास 8.0, 8.1 और 8.2, PHP 8.2। अगर आप ये वाला वर्जन डाउनलोड करते हैं जैम का, तो आपको PHP कौन सी मिलेगी, 8.2 मिलेगी। और मैंने क्या कहा, आपको लैरावेल के लिए क्या चाहिए, 8.1 और हायर। तो आप 8.2 वाला वर्जन डाउनलोड करें ताकि आपके पास लेटेस्ट PHP का वर्जन आ जाए। तो आपके पास जैम हमारे पास 8.2 का होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे चाहिए कंपोजर। मुझे क्या चाहिए, कंपोजर। तो मैं यहाँ पे आके पहले ये देख लेता हूँ मेरे पास जैम कौन सा है। तो मैं यहाँ पे जैम लिखता हूँ कंट्रोल पैनल से और इसको ऑन करता हूँ। तो मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास 3.3 वर्जन है जैम का, जो कि ठीक है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आप आके लिखते हैं कंपोजर इंस्टॉल। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी, डाउनलोड कंपोजर लेटेस्ट 2.8.9। मैं इस वेबसाइट पे चले आऊंगा और इस वेबसाइट में जाने के बाद मेरे पास एक आ रहा होगा डाउनलोड एंड रन कंपोजर सेटअप। आप इस पे क्लिक करेंगे, बहुत छोटी सी फाइल होगी, सेकंड्स में वो डाउनलोड हो जाएगी, आपके पास डाउनलोड होकर आ गई है। सिंपल इस पे क्लिक करें, आपके पास वो सेटअप ओपन हो जाएगा। मैं इंस्टॉल फॉर मी ओनली कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, कोई भी इसमें चीज नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मुझे बोला है कि भाई पुराना रिमूव करो तब आपकी नई इंस्टॉलेशन होगी। आप सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपको चेक करना है कि आपके पास कंपोजर इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। तो आप विंडो आर प्रेस करेंगे और CMD ओपन कर लेंगे। विंडो आर प्रेस करके आप क्या ओपन कर लेंगे, CMD। और यहाँ पे आके लिखेंगे कंपोजर। क्या लिखेंगे, कंपोजर। और एंटर प्रेस करते ही आपके पास पूरे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कंपोजर इंस्टॉल्ड है और कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, 2.8.9। ये मेरे पास इसका वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है। तो और अगर यहाँ पे ये चीज नहीं आती कंपोजर लिखने पे, बल्कि ऐसा आता है कि दिस इज नॉट अ वैलिड कमांड इंटरनल और एक्सटर्नल, तो समझना आपके पास कंपोजर इंस्टॉल नहीं है, आपको दोबारा करना पड़ेगा, सही से आपका कंपोजर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो भाई मेरा कंपोजर भी इंस्टॉल हो चुका है, मेरे पास PHP भी अपडेटेड है। तो वापस आते हैं, अब तीसरी रिक्वेस्ट क्या है, वेब सर्वर अपाची और एनजेंक्स। तो मेरे पास अपाची जैम में मुझे ऑलरेडी मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अपाची सर्वर है, जिसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया और माइस्क्वेल को अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अभी वरना जरूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ। तो मैंने अपाची को भी स्टार्ट कर दिया और माइस्क्वेल को भी स्टार्ट कर दिया। ऑप्शनल, लारावेल इंस्टॉलर और लारावेल वॉलेट फॉर मैक यूजर्स। आप लारावेल इंस्टॉलर को भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या इंस्टॉल कर लिया, कंपोजर। आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपोजर काफी है, आपको लारावेल इंस्टॉलर की जरूरत नहीं है। तो भाई देखते हैं हमारे पास लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मेथड 1 हमारे पास क्या है, यूजिंग कंपोजर, जो कि रिकमेंडेड है। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारे पास कमांड क्या है, कंपोजर, यानी कि अपने पैकेज को बोलेंगे कि क्रिएट करो एक प्रोजेक्ट जो कि है लारावेल का, और उस लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम जो होगा वो मैंने उसके आगे बता देना है। तो चलें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं आता हूँ अपने डायरेक्टरी में, मैं डायरेक्टरी में आ गया अपने। और अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे PHP की तरह htdocs में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे PHP की तरह htdocs में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं इसे कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं इसमें से यहाँ से इस लारावेल के प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। और अपने किसी भी फोल्डर में आके मैं CMD में जाऊंगा, उस फोल्डर के जिस फोल्डर में मुझे इंस्टॉल करवाना है अपना प्रोजेक्ट, यहाँ पे जहाँ पे अपना मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वहां पे जाऊंगा और अपनी वही कमांड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल और अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने ये अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। आप यहाँ पे एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड कितनी है, जो कि आपके उसी की बिहाफ पे करेगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लारावेल का वर्जन 12 हो रहा है। तो हम इस सीरीज में अपना वर्जन 12 के ऊपर काम करना सीखेंगे लारावेल के। और बिल्कुल ये लेटेस्ट वर्जन है, इससे पहले आपके पास 11 था जिसके ऊपर काम हो रहा था, और अब बिल्कुल एडवांस वर्जन के ऊपर काम हो रहा है लारावेल 12 के ऊपर। तो भैया इंस्टॉल हो रहा है।
तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, ये तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे जब आपके पास ये मैसेज आ जाए कि एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली और रनिंग माइग्रेशन वगैरह ये सारी चीजें लिखी हुई आ जाए, तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीछे एक फोल्डर भी बन के आ गया है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पे जाके देख लेते हैं मेरे पास माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने नाम रखा था वही नाम से फोल्डर बन के आया है। इसमें आके डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कितने सारे फोल्डर्स बन के आ गए हैं लारावेल के। मैं देखता हूँ कि टोटल ये फाइल्स कितनी है, तो अगर मैं डॉट के साथ यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि 9484 टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं मेरी, फाइल्स एंड फोल्डर्स है मेरे लारावेल में, जो इसने कंपोजर ने ऑटो इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ, वो देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इंस्टॉलेशन यू नीड टू cd प्रोजेक्ट नेम। अपने प्रोजेक्ट नेम के साथ आप उस प्रोजेक्ट फोल्डर में आपने जाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जिस cmd में हो, तो आप लारावेल के फोल्डर में हो तो आप यहाँ पे cd लिख के माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस तरह आप अपने फोल्डर के अंदर आ सकते हो जहां पे आपकी लारावेल की एप्लीकेशन है। इस तरह भी आ सकते हो, या आप अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करोगे, अपने फोल्डर में जैसे ये लारावेल है इसके अंदर आपका ये फोल्डर बना हुआ है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, डबल क्लिक करोगे इस फोल्डर के अंदर आ गए। और यहाँ पे अंदर आने के बाद आप यहाँ पे cmd के थ्रू कमांड लाइन ओपन कर लोगे। देखें उसी जगह पर आ गया, मैं लारावेल के अंदर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हूं। ठीक है, और इस वेबसाइट को, इस चीज को चलाने के लिए मेरे पास एक लाइन कोड है जिसका नाम है npm, सॉरी npm नहीं, php आर्टिसन, जो कि मैंने कहा था कि आर्टिसन मेरे पास CLI लारावेल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू मैं काफी सारे काम कर सकता हूँ आसानी से। तो मेरे पास उसी का मैं यूज कर रहा हूँ, php आर्टिसन सर्व। इस लाइन से मेरे प्रोजेक्ट एक लोकल सर्वर पे होस्ट हो जाएगा, जो कि लारावेल के थ्रू ही क्रिएट किया गया होगा। सही है, आपके बस अपाची को इंस्टॉल करके उसको स्टार्ट कर देना है। जैसे मैं PHP आर्टिसन सर्व लिख के एंटर करता हूं तो ये मुझे एक सर्वर रनिंग ऑन, एक डोमेन बना के दे दिया इसने जहां पे मेरा सर्वर रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक भी कर सकता हूँ और वहां से कॉपी करके यहाँ पे ओपन भी कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरे इस सर्वर पर मेरे लारावेल एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर मेरी एप्लीकेशन रन होके सक्सेसफुली दिख रही है, जिसके अंदर मेरे पास लेट्स गेट स्टार्टेड, डिप्लॉय और डॉक्यूमेंटेशन लाराकास्ट का ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारी चीजें मेरे इसी के अंदर से आ रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, हम किस तरह आगे काम कर सकते हैं, और लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे कि कौन सी चीज हमारी कहाँ पर होगी, किस तरह काम करते हैं। और इंशाल्लाह आपको इस सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क है और आपके इसकी जॉब्स वगैरह भी काफी ज्यादा आती हैं। तो काइंडली इसको प्रैक्टिस में रखना है और साथ साथ इसको अप्लाई भी करते रहना है, ताकि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो सके।